हेलो एवरीवन, मैं हूं अपर्णा। स्वागत है आपका ड्यू ड्रॉप लर्निंग पर। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में लिटरेरी टर्म्स के बारे में। ये लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिए। रीड के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वहीं अगर लिटरेचर में किसी को पढ़ना है तो ये लिटरेचर के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले हम इसके पार्ट फर्स्ट में सोनेट को विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। अब इस पार्ट में हम अध्ययन करेंगे एलिजी के बारे में, और आगे अध्ययन करेंगे शॉर्ट स्टोरी के बारे में। तो लिटरेरी टर्म्स का जैसे हमने नाम देखा था, तो इसका नाम होता है साहित्यिक विधाएं। साहित्यिक विधाएं, इन विधाओं के अंतर्गत हम एक विधा की बात कर चुके थे जिसका नाम है सोनेट, जो कि एक लव सॉन्ग होता है। अब इसमें हम बात करेंगे पार्ट 2 में एलिजी के बारे में। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलिजी के बारे में बात करें तो एलिजी इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री नेचुरल टू द रिफ्लेक्टिव माइंड। ये जो एलिजी है यानी कि शोक गीत है, एक टाइप की पोइट्री का जो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से ये ऐसी होती है कि इसमें इस तरीके से दिखाया जाता है कि जैसे कि कवि ने लिखा है कि वह कवि ने जिसके बारे में भी लिखा है, अगर वो जनरल एलिजी है तो उसमें किसी के भी बारे में लिखा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा विचार मग्न है, कोई बहुत ज़्यादा दुख है उसके जीवन में, इस तरीके की घटनाएं इसमें दर्शाई जाती हैं। और अगर वो पेस्ट्रल एलिजी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उसमें पोइट जो फेलो ऑफ डेड की तरह शामिल होता है। तो ये नेचुरली रिफ्लेक्टिव माइंड दर्शाती है। इट मे ट्रीट ऑफ एनी सब्जेक्ट बट इट मस्ट ट्रीट ऑफ नो सब्जेक्ट फॉर इट सेल्फ बट ऑलवेज एंड एक्सक्लूसिवली विद रेफरेंस टू द पोइट। मीन्स इट मे ट्रीट ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय के बारे में हो सकती है, बट इट मस्ट ट्रीट ऑफ नो सब्जेक्ट फॉर इट सेल्फ। लेकिन अपने आप में ये सब्जेक्ट की तरह नहीं होती। एक्चुअली एक इसमें एक घटनाओं की तरह प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई टॉपिक है उसका, लेकिन अपने आप में एक शोकगीत टाइप का होता है। हम उसे कोई टॉपिक नहीं देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रिफ में डूबा हुआ, लेमेंटेशन में या माउंटिंग में डूबा हुआ ये सॉन्ग होता है। एक्सक्लूसिवली यानी कि विशिष्ट रूप से, विद रेफरेंस टू द पोइट, ज़्यादातर पोइट को इसमें हाईलाइट किया जाता है अगर वो जनरल एलिजी की तरह है तो, और अगर फेलो ऑफ डेड की तरह है तो जो डेड है या फिर जिसके साथ ये घटना हुई है उसके बारे में दर्शाया जाता है। एज ही विल रिग्रेट फॉर द पास्ट और डिज़ायर फॉर द फ्यूचर, जिसमें कि या तो उसे जो बीत चुका है यानी कि भूतकाल है उसके लिए उसे पछतावा हो रहा होता है, यानी कि रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा। रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा। एक्सक्लूसिवली मीन्स होता है विशिष्ट रूप से। फॉर द पास्ट और डिज़ायर फॉर द फ्यूचर, या तो वो भविष्य के लिए पछता रहा होता है बैठ के, या फिर उसमें फ्यूचर के लिए कोई ना कोई इच्छा व्यक्त कर रहा होता है कि फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए, या फिर मैंने ये गलतियाँ की पास्ट में, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सो सॉरो एंड लव बिकम द प्रिंसिपल थीम ऑफ द एलिजी। मोस्टली सॉरो इसका मेन थीम होता है, इसकी प्रिंसिपल थीम जो होती है एलिजी की, क्योंकि इसका नाम ही शोक गीत है। एलिजी प्रेजेंट्स एवरी थिंग एज लॉस्ट एंड गॉन और एब्सेंट एंड फ्यूचर। एलिजी ये प्रस्तुत करता है कि हर चीज़ या तो खो चुकी है, या फिर चली गई है, या फिर है ही नहीं, या फिर फ्यूचर में जाने वाली है। इस तरीके के शोक को प्रदर्शित करता है। साहित्य के अंदर सोनेट, एलिजी इन सब का काफ़ी महत्व है। आगे बढ़ते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ग्रीक वर्ड एलिजिया मीन्स लेमेंट। जो ग्रीक वर्ड है एलिजिया, उससे बना है ये जो एलिजी है, वो ग्रीक वर्ड एलिजिया से बना हुआ है, जिसका कि मतलब होता है लेमेंट। लेमेंट यानी कि विलाप युक्त
या शोकाकुल या शोकाकुल या शोक में डूबा हुआ, इसका अर्थ होता है। इसमें जो म्यूज़िक यूज़ किया जाता है इसके अंतर्गत वो सैड एंड सोम्बर नेचर का होता है, यानी कि इसमें दुख को प्रदर्शित किया जाता है। और सोम्बर मीन्स निराशाजनक, गंभीर या विषाद युक्त, याद रख सकते हैं। सोम्बर मीन्स विषाद युक्त, जिससे कि मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, विषाद युक्त। इस तरीके से इसका म्यूज़िक इसमें यूज़ होता है। आगे बात करें, अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ एलिजी, थॉमस ग्रे एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1750। ये एक फेमस एलिजी है जिसे कि थॉमस ग्रे द्वारा दी गई थी, रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1750। ये देखिए यहाँ ये इन्वॉल्व्ड है इसका एक वॉलपेपर, ये और जूम नहीं हो रहा है। इसमें देखते हैं कंट्री चर्चयार्ड, यहाँ लिखा हुआ है द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हेड विंड फ्लोली और द ली। इस तरीके से हम इसे पूरा पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये एक एलिजी है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी एलिजी किसने दी या फिर किस एलिजी में क्या है एक्सेट्रा। यहाँ जो फैक्चुअल टर्म्स हैं उनमें से क्वेश्चन आएगा कि एलिजी किससे रिलेटेड है, जैसे कि खुशी वाली पोएम है या दुख वाली पोएम है, इस तरीके से। तो यहाँ देख सकते हैं ये इस तरीके से एलिजी के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे बात करें तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ सैड एंड सॉरोफुल सॉन्ग विच इज़ ट्रिब्यूट टू समवन और समथिंग दैट वी लव्ड ऑन डेथ और लॉस्ट। ये एक दुख भरा या गम में डूबा हुआ सॉन्ग होता है जो कि एक श्रद्धांजलि होता है। ट्रिब्यूट मीन्स श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। जो श्रद्धांजलि होता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था किसी को, जिसकी की मृत्यु हो चुकी है या किसी भी तरीके से वो जा चुका है, लौट कर वापस नहीं आने वाला है। तो इस तरीके से इसमें ट्रिब्यूट की भावना रखी जाती है। इट इज़ अ पोएम ऑफ माउर्निंग एंड लेमेंटेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये मॉर्निंग नहीं माउर्निंग है, जिसका मतलब होता है शोक। लेमेंटेशन इसका मतलब होता है विलाप। यानी कि ये एलिजी एक ऐसी पोएम है जिसमें शोक और विलाप में बिल्कुल डूबा हुआ रहता है। एलिजी की शुरुआत कहाँ से होती है? बिगिंस मीन्स शुरुआत। ये कहाँ से होती है? मेलनकोली से, यानी कि उदासी से। जो एलिजी है इसकी स्टार्टिंग होती है उदासी से, एंड होता है इसका कॉन्सोलेशन की तरह, यानी सांत्वना से। इसमें शुरू में पोइट उदासी भरी चीज़ें कहेगा, फिर आखिर में ऐसे वर्ड्स बोलेगा कि जो है उसके बाद अब खुद को संभालना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन पार्ट इसका होता है ग्रिफ। ग्रिफ का मतलब होता है गहरा दुख। गहरा दुख। इसकी थीम होती है सैडली रिफ्लेक्टिव, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखमय। सैडली रिफ्लेक्टिव यानी कि दुखमय। दुखमय इसकी थीम होती है। नेचर इसका होता है सोलेम एंड मेडिटेटिव। सोलेम का मतलब होता है एकांकी, यानी कि जब व्यक्ति दुख में डूब जाता है तो वो एकदम अकेला महसूस करता है। तो उस तरीके से इसका प्रकृति जो होती है एकांकी, जैसे अकेला कोई बैठा हुआ है इस तरीके से। मेडिटेटिव मतलब चिंतनपूर्ण या विचारमग्न, यानी कहीं खोया हुआ है वो व्यक्ति, वो लव्ड वंस की यादों में या फिर उसे खोने के गम में। इस तरीके से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, एंड किसके साथ होती है, मेन पार्ट इसका क्या है, थीम क्या है, नेचर क्या है, ये आई किस टाइप की पोएम है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करें तो इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। इसके दो टाइप हैं। हमने अभी बात की थी पेस्टल एलिजी और जनरल एलिजी।
पेस्टल एलिजी, पेस्टल का मतलब होता है, पेस्टल का मीनिंग ही इस तरीके, पेस्टल का मीनिंग होता है पशुचारी, यानी कि पशुओं को चराने वाला। और पशुओं को चराने वाले को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गडरिया। तो यहाँ पेस्टल एलिजी का मतलब है पशुचारी, यानी कि जो पशुओं को चराता है, उसके बारे में इस एलिजी को लिखा गया है। तो इस एलिजी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो शेफर्ड होता है। शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया। इस एलिजी का जो मेन हीरो होता है या फिर मेन कैरेक्टर होता है वो गडरिया होता है। उसी के ऊपर ये जो पेस्टल एलिजी है वो बनाई गई है। इस पेस्टल एलिजी में क्या होता है? पोइट इन्वॉल्व हिमसेल्फ या हरसेल्फ एज अ फ्रेंड ऑफ फॉलो ऑफ डेड। जो मृत व्यक्ति है उसके सारथी, फेलो मीन्स होता है सारथी। जैसे अर्जुन के सारथी कृष्ण थे, जिसका उनका हर जगह साथ देते थे, उसी तरीके से उसके सारथी या मित्र के रूप में जो पोइट है खुद को इन्वॉल्व करता है पेस्टल एलिजी के अंतर्गत। पेस्टल एलिजी इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ पोइम्स इन एलिजाबेथन पोइट्री। ये जो पेस्टल एलिजी है ये एलिजाबेथन पोइट्री का एक फॉर्म है, कि फॉर्म्स जो हैं उनमें से एक है, यानी कि प्रकारों में से एक है। जनरल एलिजी की बात करें तो द पोइट डस नॉट इन्वॉल्व या इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो जनरल एलिजी है इसमें पोइट खुद को इन्वॉल्व नहीं करता, जिस तरीके से इसमें पेस्टल एलिजी में खुद को इन्वॉल्व करता है एज अ फ्रेंड ऑफ फेलो ऑफ डेड की तरह। लेकिन जो जनरल एलिजी है उसमें जो पोइट है वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करता। तो इस तरीके से हमने ये एलिजी को देखा, जो कि शोक गीत होता है, इसका नेचर सोलेम या मेडिटेटिव होता है, थीम सैडली रिफ्लेक्टिव होती है, और इसका मेन पार्ट ग्रीफ भरा होता है। ये स्टार्ट मेलनकोली से होता है एंड इसका कंसोलेशन पे होता है। इसमें ट्रिब्यूट की बात करी जाती है, माउनिंग एंड लेमेंटेशन की बात करी जाती है, और ये 2 टाइप का होता है। ये सब हमने एलिजी के बारे में बात करी। अब हम इसके बाद आगे बात करना चाहेंगे। इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे। आगे बात करें तो हम शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट स्टोरी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि छोटी कहानी होगी, जो यानी कि कहानी का छोटा रूप ऐसा कह सकते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी में क्या होता है कि ब्रीफ फिक्शनल प्रोज नरेटिव दैट इज़ शॉर्टर देन अ नोवेल एंड दैट यूजुअली डील्स विद ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स। जैसे कि एक पूरी बड़ी कहानी या ड्रामा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ की जाती हैं। कैरेक्टर्स यानी कि जो कथानक हैं या फिर जो स्टेज पर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो यानी कि जो एक्चुअली शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा में डिफरेंस क्या होता है? तो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है, शॉर्ट स्टोरी को पढ़ा जाता है। तो इसके अंतर्गत ये तो फिक्शनल होती है। पहली बात तो ये फिक्शनल होती है, यानी कि मनगढ़ंत, यानी कि लेखक अपनी कल्पनाओं के अनुसार किसी भी शॉर्ट स्टोरी को लिख देते हैं। मनगढ़ंत होती है और बहुत छोटी होती है। नोवेल यानी कि किसी भी नोवेल की तुलना में, जो कि जनरली बहुत कम कैरेक्टर्स इसमें लिए जाते हैं, यानी कम कैरेक्टर्स यानी कि पात्र लिए जाते हैं इसमें। प्रोज फिक्शन बेस्ड, जैसे कि नोवेल, ऐसे, आर्टिकल। नोवेल काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन ऐसे और आर्टिकल को लें तो ये शॉर्ट स्टोरी कहलाएगा। प्लॉट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि जैसे हमने देखा था सोनेट के अंदर जो प्लॉट था स्टोरी यानी कि पोएम का, ये स्टोरी है लेकिन उसमें पोएम थी। तो उसमें पोएम में पहले में क्या था कि एज अ लव सॉन्ग था, सोनेट में एलिजी में था, एलिजी में जो था शोक भरा प्लॉट था। लेकिन यहाँ जो शॉर्ट स्टोरी में देखें तो कैसा भी प्लॉट हम ले सकते हैं, जैसे कि कॉमिक यानी कि हास्यास्पद, या फिर ट्रेजिक हो। ट्रेजिक मीन्स जिसमें कोई घटना दुर्घटनापूर्ण किसी भी चीज़ के बारे में शॉर्ट स्टोरी लिखी जा सकती है। या फिर रोमांटिक हो, सैटिरिक हो। सैटिरिक मीन्स होता है व्यंग्यात्मक। जैसे हमने देखा है पॉलिटिक्स में काफ़ी व्यंग्यात्मक जो कार्टून्स बनाए जाते हैं या मीम्स बनाए जाते हैं, उसी तरीके से, यानी कि जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं आजकल,
जैसे किसी कुरीति को लेकर, किसी प्रथा को लेकर या धर्म को लेकर, तो उस पर कटाक्ष करते हुए जो लिखी जाती हैं शॉर्ट स्टोरी या ऐसे लिखी जाते हैं या आर्टिकल लिखे जाते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करें अगर इसके पार्ट्स की कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो पहला पार्ट है इसका एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है प्रस्तुति। सबसे पहले जिस तरीके से प्रस्तावना होती है निबंधों में, उस तरीके से शॉर्ट स्टोरी में प्रस्तुति की जाती है किसी भी घटना को लेकर या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब स्टोरी प्रस्तुत कर दी जाती है तो उसके बाद डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट यानी कि घटना परिवर्तन। घटना परिवर्तन यानी कि धीरे धीरे स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है। और जब क्लाइमैक्स की बात करें तो क्लाइमैक्स के अंदर हमने देखा होगा, जैसे मूवीज़ में बात करें क्लाइमैक्स अभी आने वाला है, उस तरीके से क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स में डिफरेंस क्या होता है कि जो क्लाइमैक्स होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, और जो एंटी क्लाइमैक्स होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या है कि ये जो असेंडिंग है इसका मतलब होता है कम से ज़्यादा की ओर, और जो डिसेंडिंग है वो इसका अपोजिट होता है, ज़्यादा से कम की ओर। जैसे कि मान लो कोई किसी दुर्घटना के ऊपर कोई शॉर्ट स्टोरी है, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले कम से ज़्यादा की ओर दृश्य दिखाया जाएगा। जैसे कि कोई एक्सीडेंट वाली घटना है मान लो, तो उसके अंदर मान लो किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो सबसे पहले उसमें लिखा हुआ होगा कि उसका मोबाइल टूटा, फिर उसके कोई भी चीज़ अंदर रखी हुई तो उसका मान लो लैपटॉप टूटा, फिर उसके बाद उस व्यक्ति को हानि पहुंची, उस तरीके से। या फिर उस व्यक्ति से पहले वो कह देंगे कि उसकी कार को हानि पहुंची, फिर उस व्यक्ति को हानि पहुंची। यानी कि पहले छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ के ऊपर जाया जाएगा। जबकि एंडी क्लाइमैक्स में क्या होता है कि एकदम से ही पूरा दिखा देते हैं कि ये इस तरीके से इस दुर्घटना के अंतर्गत इस व्यक्ति की जान चली गई। इस तरीके से इसमें एकदम से शो कर दिया जाता है एंटी क्लाइमैक्स के अंदर कि इस घटना में ये हुआ। फिर उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों पर प्रकाश डाला जाएगा कि फिर उसके साथ साथ इस तरीके की चीज़ें हुई, जैसे कि कार का ख़राब होना या फिर फ़ोन का टूटना, लैपटॉप का टूटना या ईटीसी जो भी था। यहाँ एंटी क्लाइमैक्स में दृश्य को एकदम प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेमन की, यानी कि उपसंहार। इससे पहले हम देखें तो अगर स्टोरी का जो प्लॉट है वो ट्रेजिक है तो कैथारसिस भी होता है इसमें। और अगर स्टोरी का प्लॉट जो है ट्रेजिक नहीं है, कॉमिक है, तो उसमें सीधे सीधे उपसंहार कर दिया जाता है कि एट लास्ट में क्या हुआ, इस तरीके से। और अगर बीच में बात करें तो काफ़ी सीन्स होते हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट होना, क्राइसिस होना कि किस तरीके का संकट आया या किस तरीके के द्वंद्व हुए, यानी कि जो भी और सीन हुए उन्हें उस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरीके से हम एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में ये सारे पॉइंट्स याद रख सकते हैं। इनमें से ही पूछ लिया जाएगा कि एक्सपोजिशन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स और डेमन क्या है, और ये किस चीज़ का पार्ट है, शॉर्ट स्टोरी का है, सोनेट का है, ड्रामा का है, एक्सेट्रा। और इसमें पूछा जाएगा कि ये इसका प्लॉट कैसा हो सकता है, कॉमिक, ट्रेजिक, रोमांटिक, सैटिरिक, सब टाइप का हो सकता है। तो हमने इस वीडियो में बात करी एलिजी के बारे में, शॉर्ट स्टोरी के बारे में। इससे पहले की वाली सोनेट की वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो देख लेना जाके, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके पार्ट 3 में ड्रामा के बारे में। फिर उसके बाद लिटरेरी टर्म्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और मोर प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक को लेकर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए जहाँ तक इस वीडियो की किसी को ज़रूरत हो तो। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर छोड़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बेल आइकन भी प्रेस कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।